नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संकल्प अग्निहोत्री, आपका कॉमर्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं इस क्लारा क्लासेस में। चलिए, तो जैसा कि हम सभी लोग अपने पुराने लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक देख चुके थे। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या चल रहा था? पार्टनरशिप में रिटायरमेंट एंड डेथ चल रहा था। हम लोग रिटायरमेंट को कवर कर चुके थे, डेथ हमने स्टार्ट कर दिया था। आपने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा, तो पुराने लेक्चर में आपको देखने को मिल गया होगा कि एक पार्टनर की डेथ किन कंडीशन में होती है, और जब डेथ होती है तो फिर क्या क्या होता है। ठीक है, हमने डिक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट देखा था अपने पुराने लेक्चर में। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि रिटायरमेंट और जब डेथ उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, वो हमने अंतर देखे थे। और जो भी उत्तराधिकारी होगा किसका, रिटायरमेंट डेथ पार्टनर का। ठीक है, अभी जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी के क्या क्या अधिकार होते हैं वो हमने देखे थे अपने पुराने लेक्चर में। अब बात करें, कुछ गणना हमने की थी हमने पुराने लेक्चर में कि औसत लाभ के आधार पे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर हमारा 4 है और लेक्चर नंबर हमारा 6। कौन सा? लेक्चर नंबर 6 है। और उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर में मैं अपना ये डेथ टॉपिक पूरा ख़त्म कर दूँ। ठीक है, चलिए, तो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था अपना लास्ट लेक्चर, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा पुराना वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हुई थी यहाँ पर उसी के आगे से चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। चलिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, विक्रय के आधार पर यानी सेल के आधार पर। ठीक है, लाभ हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले वर्षों के लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पिछले वर्षों में हुआ क्या विक्रय यानी सेल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साझेदार की मृत्यु तिथि तक जितनी भी विक्रय हुई है यानी सेल हुआ है, प्लस मृत साझेदार, मल्टीप्लाई करेंगे मृत साझेदार के लाभ वितरण अनुपात। ठीक है, लाभ वितरण अनुपात, ये हमारा सूत्र है। इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें ये पॉइंट समझ में आएगा। चलिए वो कर लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज वे में सामने ले आए। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इसमें से बी की मृत्यु हो जाती है कब? 30 जून को उसकी मृत्यु हो गई। खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च को। ठीक है, यानी अप्रैल से मार्च तक का हमारा ईयर चल रहा है। अब बात करें रेशियो, ए बी सी का कितना दिया गया है? 2, 2 और 1, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, और मृत्यु इसकी हुई है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे और क्या दिया गया है? पिछले वर्ष का विक्रय 7,50,000 यानी 7,50,000 दिया गया है। अब 1 अप्रैल से 30 जून तक का विक्रय कितना है? 2,50,000। जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हुई है उस वर्ष विक्रय, उस वर्ष लाभ कितना हुआ है? 75,000 यानी 75,000 रुपए का लाभ हुआ है। मृत साझेदार का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब
इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शुद्ध लाभ की दर, यानी रेट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, रेट ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ की दर। तो शुद्ध लाभ की दर हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं जो वर्ष में लाभ हुआ है। वर्ष में कितना लाभ हुआ है उसको लिखते हैं और भाग कर देते हैं पिछले वर्ष के विक्रय से। $7,50,000 और गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, आप कहेंगे सर फॉर्मूले बहुत सारे आ जाते हैं, इतने फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप लोग 12th क्लास में हैं और ये जो भी फॉर्मूले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? देखिए, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, 10 से ये कटेगा तो सीधा सीधा आ गया 10%, क्योंकि रेट निकालना है। जब रेट निकालते हैं तो परसेंट लगता है। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है हमें? बी के लाभ की हिस्सा निकालना है। बीज प्रॉफिट, यानी बी का प्रॉफिट हमें निकालना है। बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मृत्यु कब हुई है? 30 जून को हुई है। तो इस देखिए, इस साल का, सिर्फ इस साल की बात करेंगे, विक्रय कितना हुआ है? $2,50,000 विक्रय है। चलिए, और दर हमारी 10% है, गुणे समय दर दे दी गई। अब किसकी बात हो रही है? बी के हिस्से की। तो बी का हिस्सा कितना है? 2/2, 2 4 और 1 5। इसको हल कर लेते हैं। हल करना बहुत आसान। देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से ये चला गया हमारा 5, 1 2 3, कितना आया? 5,000 गुणे 2 था ही, तो हमारा आंसर कितना आया? 10,000। कितना प्रॉफिट है? 10,000। देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। अब बात करते हैं उसी के आगे से, यानी अब बात करें कि जब पिछले चिट्ठे से मृत्यु की तिथि तक अर्जित लाभ का लेखांकन, यानी हम बात करें कि हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो देखिए, जब साझेदार, यानी कौन से साझेदार? जो बचे हुए साझेदार हैं, उनका नया लाभ वितरण अनुपात पुराने लाभ वितरण अनुपात से भिन्न ना हो, मतलब सेम हो, तब हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR
टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब बचे हुए साझेदार और जो पुराने साझेदार हैं उनका अनुपात एक जैसा हो तो क्या लिखाएगा, लाभ हानि उचंत खाता ऋणी यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2 डिक्रीज पार्टनर यानी मृत साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, अच्छा अगर बात करें अगर हानि हो, ये बात करेंगे जब प्रॉफिट अगर निकल रहा है। ठीक है, लाभ की स्थिति में। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप केस ऑफ प्रॉफिट। अब बात करें लॉस की तो लॉस में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसकी जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। अब बात करें जब सेकंड पॉइंट, जब शेष साझेदार यानी जो भी हमारे साझेदार बचे हुए हैं, ठीक है, उनका लाभ वितरण अनुपात पुराने साझेदार यानी जो पुराने साझेदार हैं उनसे भिन्न है यानी अलग अलग है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारी फिर वही प्रॉफिट की केस की बात आएगी। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब बात होगी, जब अलग अलग हों। यहां पे लिख देते हैं भिन्न हों, क्या, अनुपात, और यहां पर ना हो। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, और इसके जब लॉस की बात करते हैं, हानि की, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी इस केस में भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें बहुत सारे हमारे पॉइंट्स आने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को मैं बता देता हूं, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सबसे पहले पॉलिसी की परिपक्वता यानी पॉलिसी जब हमारी मैच्योर होती है, ठीक है, उसके पूर्ण होने पर क्या होगा, और साझेदार की मृत्यु होने पर क्या होगा। सबसे पहले बात करें, जब जीवन बीमा पॉलिसी को व्यापारिक व्यय माना जाए तो क्या होगा, जीवन बीमा प्रीमियम का प्रतिवर्ष भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जब प्रति वर्ष किया जाएगा तो आप समझिए एंट्री हमारी क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, तो प्रति वर्ष अगर जब भुगतान किया जाएगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो हमारी बनेगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस
प्रीमियम DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये एंट्री हमारी फर्स्ट केस में होगी। सेकंड, जब क्या किया जाए, लाभ को क्या किया जाएगा, प्रतिवर्ष लाभ को प्रीमियम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित या फिर ट्रांसफर करने पर तो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब थर्ड पॉइंट, बीमा की राशि मिलने पर, बीमा की राशि जब मिलती है तब क्या बनाएंगे, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो करेक्ट कर लेते हैं। लाभ हानि खाता था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे 3 पॉइंट थे। अब इसके बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे सामने है, बीमा की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर। बांटेंगे किस अनुपात में, उनका जो अनुपात दिया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो फिर हम बराबर बराबर अनुपात में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर जैसे राम श्याम मोहन टू राम टू श्याम टू मोहन टू A टू B टू C, ये सब आ जाएगा। अब बात करें हम इसके आगे की जब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा, जब जीवन बीमा प्रीमियम को संपत्ति माना जाए। अगर संपत्ति माना जाएगा तब हम क्या करेंगे, सुनिए। पहली स्थिति, जीवन बीमा प्रीमियम का प्रति वर्ष भुगतान करने पर। जब प्रति वर्ष भुगतान करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री ध्यान से इसी तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब जीवन बीमा प्रीमियम को संपत्ति ही मान लिया जाए, जब संपत्ति मान लिया जाएगा तो प्रतिवर्ष भुगतान करना, पहला पॉइंट प्रतिवर्ष भुगतान करने पे।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रतिवर्ष बीमा समर्पण मूल्य की राशि, प्रतिवर्ष जो प्रीमियम है और समर्पण मूल्य, ठीक है, समर्पण मूल्य की बात करें तो समर्पण मूल्य की राशि के अंतर को किस में ट्रांसफर करने पर, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने पे, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा सामने आता है, वो क्या है, जीवन बीमा निगम से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बीमित राशि को प्राप्त करने पे हमने क्या किया है, जीवन बीमा जो निगम है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमने क्या किया है, हमारी जो इंश्योरेंस का पैसा है वो हमने प्राप्त किया है। तो कहाँ पे प्राप्त करेंगे, या तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर हम बैंक अकाउंट, या तो हम खाते में अपने लेंगे या फिर हम हाथ में लेंगे। चूँकि ये पैसा सारा हमारा अकाउंट में आता है तो हम बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब चौथा पॉइंट, जीवन बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में क्या करने पे, ट्रांसफर करने पे या फिर हस्तांतरित करने पे। तो हम लिखेंगे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है टू A टू B टू C या D भी हो सकते हैं। ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, जब जीवन बीमा प्रीमियम को संपत्ति माना जाए, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। इसमें पहला पॉइंट, प्रतिवर्ष भुगतान करने पर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सेकंड, समर्पण मूल्य और प्रतिवर्ष के मूल्य में अगर अंतर है तो उस अंतर को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। थर्ड पॉइंट, बीमा कंपनी से जो पैसा प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सभी साझेदारों में हस्तांतरित या फिर ट्रांसफर करने पे, तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उनको हम सभी पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट उनका क्रेडिट कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे सामने, वो थर्ड पॉइंट क्या है, वह है जब संयुक्त जीवन बीमा को संपत्ति माना जाए तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता बनाया जाए। अब क्या किया गया है, संचय खाता और बना लिया गया है। ठीक है। देखिए, जब संचय खाता बनाया जाए, संचय मतलब आप सभी लोगों को पता होगा रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो वही हमारी कंडीशन आ जाएंगी, हमारी जनरल एंट्री क्या बनेंगी, प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष भुगतान करने पे, यानी हर साल जब भुगतान हो रहा है तो हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो और आ क्या रहा है, उसका नाम आ जाएगा। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। दूसरा, संचय का निर्माण करने पर यानी रिजर्व बनाने पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। ये हम कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से लेकर आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
अकाउंट। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे एक शब्द और ऐड हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, थर्ड पॉइंट वो क्या है, समर्पण मूल तथा प्रीमियम की राशि में जो भी अंतर है, ठीक है, वह अंतर जॉइंट लाइफ, इसकी एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट टीआर, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, यानी रिजर्व अकाउंट जो होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसको हम डेबिट करेंगे और पॉलिसी को क्रेडिट कर देंगे। फिर चौथा पॉइंट आएगा, भाई चौथा पॉइंट क्या है हमारा, संयुक्त खाते, जो भी हमारे संचय खाते यानी रिजर्व अकाउंट हैं, उनके शेष को पॉलिसी खाते में, उनमें जो भी बैलेंस बचता है उसको हम क्या करेंगे कि पॉलिसी खाते में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डीआर, ये हमारा चौथा पॉइंट है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, यानी रिजर्व, फिर से वही बात आ जाएगी, रिजर्व डेबिट होगा और पॉलिसी क्रेडिट होगी। पांचवा पॉइंट, जीवन बीमा निगम से संयुक्त बीमा पॉलिसी की बीमित राशि को प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डीआर, देखिए प्राप्त करने पर, जब कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं तो हमारा रूल क्या कहता है, कोई चीज़ जब आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या आ रही है, राशि आ रही है ना, तो राशि तो हमारे खाते में आएगी चूंकि, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कहाँ से आ रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी से आ रही है, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है, अब छठा पॉइंट, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी की राशि साझेदारों के पूंजी खाते में यानी कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित या फिर ट्रांसफर करने पर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डीआर, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनका हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जनरल एंट्रीज थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए गए होंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे और जिसको कोई भी डाउट होगा वो आप आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था साझेदार का अवकाश ग्रहण, ठीक, फिर हमने पढ़ा था साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने के कारण क्या क्या हैं, फिर हमने पढ़ा था साझेदार का फर्म से निष्कासन, अभी तो उसने अवकाश ग्रहण किया, अब क्या है, साझेदार को निकाला जा रहा है। अभी वो अपनी इच्छा से एक बार जा रहा था, अब उसको बाकी साझेदारों ने निकाला है, कोई ना कोई कारण ज़रूर रहे होंगे, लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर आवश्यक समायोजनाएं हमने इस चैप्टर में पढ़ी। फिर नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना हमने पढ़ी, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना पढ़ी, ख्याति का लेखांकन हमने इस चैप्टर में देखा, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, संचय एवं अवितरित लाभ एवं हानि हमने इस चैप्टर में पढ़ी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा हमने पढ़ा। अब आ गए अवकाश ग्रहण करने के साझेदार की देय राशि का निर्धारण। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का अभी तो निर्धारण किया था, अब भुगतान हमने यानी पेमेंट कैसे हो रहा है। फिर
पूंजी का हमने समायोजन पढ़ा कि पूंजी किस तरीके से समायोजित की जाएगी, और अंत में हमने पढ़ा साझेदार की मृत्यु। ठीक, साझेदार की मृत्यु कभी भी हो सकती है, अंतर सिर्फ इतना ही है, साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी तिथि पूर्व निर्धारित होती है, मृत्यु पूर्व निर्धारित नहीं होती है। लाभ अवकाश ग्रहण करने वाले को ही मिलता है, यहाँ पे उसके मृत्यु में उसके उत्तराधिकारी को इसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा पार्टनरशिप का साझेदारी का एक अध्याय ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि साझेदारी का समापन एवं उसका विघटन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।